नमस्कार साथियों, आज हम 2014 के बाद भारत में श्रम सुधारों की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 2014 के बाद भारत में कृषि सुधारों की चर्चा की थी। सबसे पहले जो श्रम कानून संसद द्वारा पारित किए गए और जो श्रम सुधार किए गए उनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। सितंबर 2020 में 4 श्रम कानूनों को संसद द्वारा पारित किया गया। एक तो पहले ही हो गया था वेतन संहिता, ये अगस्त 2019 में हो गया था। उसके बाद व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा संहिता अधिनियम और औद्योगिक संबंध संहिता अधिनियम, ये 4 अधिनियम जो है श्रम सुधारों के लिए किए गए। सबसे पहले एक एक करके सबको जान लेते हैं। वेतन संहिता अधिनियम, यह संहिता निम्नलिखित 4 कानूनों का स्थान लेती है। वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम। वेतन से आप समझ रहे होंगे कि इस संहिता में जो हमारे असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक भाई हैं, उनके वेतन के भुगतान और उससे जो जुड़ी समस्या है उनको सही करने के लिए ये अधिनियम लाया गया है। तो इसमें ये चारों जो आपके पहले अधिनियम बने हुए थे, इनका एकीकरण करके इस एक अधिनियम को शुरू किया गया। इसमें क्या है कि न्यूनतम वेतन का प्रावधान पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन का प्रावधान किया गया। समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत, वेतन, बोनस और भत्तों से संबंधित सभी कानूनों को एकीकृत किया गया। समय पर वेतन भुगतान की बाध्यता, अर्थात जैसे कभी होता था कि समय टाइमली आप वेतन नहीं मिल रहा है और कभी बोनस नहीं मिलता था, कभी ऐसा होता था कि एक ही व्यक्ति समान कार्य कर रहे हैं, उनका समान वेतन नहीं था। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये संहिता अधिनियम बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता अधिनियम, यह संहिता 13 मौजूदा अधिनियम को एकीकृत करती है। इनमें कारखाना एक्ट, खदान एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक एक्ट, ये सब शामिल है। सभी संस्थानों में स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को अनिवार्य बनाया गया है। महिलाओं को सभी प्रकार की शिफ्टों में कार्य करने की अनुमति, यदि वे स्वेच्छा से चाहें। इसमें ये है कि जैसे कोई अगर लेडीज़ हम चाहती हैं कि उनका टाइमिंग कुछ ऐसा है कि उनको सुबह 6 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद काम करना पड़ रहा है और वो अपनी स्वेच्छा से चाहें तो उस प्रकार का कार्य कर सकती हैं। अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों का डेटा प्रबंधन और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का समावेश। अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यूपी का है, वो दिल्ली में जाके कार्य कर रहा है, तो उसका डेटा जो है कलेक्ट किया जाएगा, उसका डेटा ऑर्गेनाइज किया जाएगा और फिर उसके लिए क्या योजनाएं हैं, ऐसी योजनाओं का जो है समावेश किया जाता है इसमें। यह संहिता संविदा कर्मचारियों के अधिकारों को भी मान्यता देती है। संविदा कर्मचारी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कोई काम कर रहा हो तो उसके भी अधिकारों को यह जो है प्रोटेक्ट करते हैं ये अधिनियम। 8 घंटे काम करने का प्रावधान, और इसमें जो एक प्रावधान बनाया गया है कि 8 घंटा एक कोई भी श्रमिक है उसके लिए 8 घंटा कार्य जो है करना सफिशिएंट है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा संहिता अधिनियम। यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से जुड़े 9 कानून जैसे कर्मचारी प्रोविडेंट फंड एक्ट, मातृत्व लाभ एक्ट, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एक्ट का स्थान लेती है। सामाजिक सुरक्षा उन उपायों कहा जाता है जो कि श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा संबंधी सुविधा और आय सुरक्षा के प्रावधानों को सुनिश्चित करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपका जो सेकंड पॉइंट है। इसमें असंगठित क्षेत्र के साथ, असंगठित क्षेत्र क्या होता है कि हमारे यहाँ 2 टाइप के है, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो असंगठित क्षेत्र उन सेक्टर्स को कहते हैं जहाँ पे लाइसेंस की जो है लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है और जहाँ पे लाइसेंस ले करके जो काम किया जाता है वो संगठित क्षेत्र के साथ आता है। ठीक है, इसमें एक वर्ड आया है गिग। गिग इकोनॉमी काफ़ी फेमस वर्ड है। गिग का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि जैसे डिलीवरी बॉय हुए, आपके रैपिडो हुआ, स्विगी हुआ, जोमेटो, जो इसमें लोग काम करते हैं, ये असंगठित क्षेत्र में आते हैं और इस सामाजिक सुरक्षा संहिता अधिनियम में इनका भी ध्यान रखा गया है। प्लेटफॉर्म क्षेत्र क्या होता है? प्लेटफॉर्म क्षेत्र जैसे कि जो फ्रीलांसिंग करता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी संस्था के लिए कार्य कर रहा हो लेकिन उस संस्था के साथ उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का संबंध न हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म क्षेत्र के श्रमिक।
इसके बाद जो है इसमें क्या क्या और चीज़ें ऐड की गई, तो कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, ये सारी योजनाएं जो इसमें शामिल की, इन सारी योजनाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है औद्योगिक संबंध संहिता अधिनियम। यह संहिता निम्नलिखित 3 प्रमुख श्रम कानूनों का स्थान लेती है: औद्योगिक विवाद अधिनियम, ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक रोजगार अधिनियम। ठीक है, ये तीनों जो है अधिनियम है, इसका जो है ये स्थान ले लेती है ये संहिता। ठीक है, इस संहिता का उद्देश्य श्रमिकों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना, औद्योगिक विवादों का शीघ्र समाधान करना और ट्रेड यूनियनों की भूमिका को स्पष्ट करना है। ठीक है, इस अधिनियम में एक चीज़ बताएगी कि 7 या उससे अधिक साधे मिल करके एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए, ये चारों अधिनियम जो बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक बेसिक जानकारी हो कि सरकार जो है श्रम सुधार के क्षेत्र में क्या कर रही है। ठीक है, इनका जो प्रयोग है इन अधिनियमों का, ये बहुत व्यापक प्रयोग है। जितना हम सोच रहे हैं उससे काफ़ी अधिक जो है इसका व्यापक पैमाने पे इसका उपयोग है। ये जो है सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, ये कंटेंट आपके लिए बिल्कुल नया है, तो हो सकता है कि थोड़ी आपको परेशानी हो, लेकिन आप अगर 3-4 बार ये वीडियो देखेंगे, मेमोराइज करेंगे, तो धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है श्रम सुधार की योजनाएं। कुछ योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई गई, जिससे असंगठित क्षेत्र के जितने हमारे श्रमिक हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र कहने का तात्पर्य आप ये समझ लीजिए कि जो रेहड़ी पटरी पे जो लोग काम करते हैं, गैर कृषि क्षेत्र से इन्वॉल्व हैं, तो उन लोगों को हम लोग इसमें जो है असंगठित क्षेत्र में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो श्रम संहिताएं मैंने आपको बता दी, 4 हैं, चारों का आप थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते रहिए हमेशा। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू हुई? तो ये योजना शुरू हुई 15 फरवरी 2019 को। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय की योजना है? तो ये है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन सुविधा देना, किसानों को ऋण प्रदान करना, युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। तो राइट आंसर आपका होगा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन सुविधा देना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए किस आयु वर्ग के श्रमिक पात्र होंगे? 18 से 40 वर्ष, 21 से 60 वर्ष, 25 से 50 वर्ष, 30 से 65 वर्ष। तो राइट आंसर है 18 से 40 वर्ष। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पंजीकरण करने वाले की मासिक आय कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 15,000। 15,000 हो या 15,000 से कम के मासिक आय जो भी व्यक्ति कमा रहा है, वो व्यक्ति श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण कर सकता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में किस आयु के बाद पेंशन मिलना प्रारंभ होगा? तो 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में न्यूनतम कितनी धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी? तो आपका करेक्ट आंसर है 3,000 रुपये की धनराशि न्यूनतम पेंशन के रूप में मिलेगी। याद रखिएगा न्यूनतम है, अधिकतम कुछ भी हो सकता है, वो सरकार द्वारा तय होगा, लेकिन अभी न्यूनतम के बारे में आप जान लीजिए कि 3,000 रुपये की धनराशि जो है वो न्यूनतम आपको मिलेगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू हुई? 1 जनवरी 2019, 1 जून 2020, 15 अगस्त 2020, 2 अक्टूबर 2021। तो ये योजना शुरू हुई 1 जून 2020। एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि शायद श्रम योगी मानधन योजना हो, स्वनिधि योजना हो या इस प्रकार की कोई योजना हो, ये योजनाएं कोरोना काल में शुरू की गई थी। क्या हुआ था कि सरकार को ये एक अंदेशा हुआ कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वो कोरोना काल में जो है वो पूरी तरीके से बिखर गया है। असंगठित तो था ही, कोरोना ने उसको पूरी तरीके से बिखेर दिया है। तो कुछ हम ऐसा करें जिससे कि जो है ये असंगठित क्षेत्र के लोग वापस अपने कार्य को शुरू कर सकें। तो इस प्रकार की योजनाएं ला करके सरकार ने उनकी मदद करने की कोशिश की, जो कि बहुत सराहनीय है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई? 1 जून 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस मंत्रालय की योजना है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इसको बार बार याद करिएगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? छोटे व्यापारियों को कर्ज प्रदान करना, स्ट्रीट वेंडर्स को पुनः व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना, किसानों को बीज और खाद देना, बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना। तो ये इसका राइट आंसर है, स्ट्रीट वेंडर्स को पुनः व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना। दूसरी चीज़ याद कर लीजिए, स्ट्रीट वेंडर्स को परीक्षा में रेहड़ी पटरी भी दे सकता है, रेहड़ी पटरी के व्यवसाय भी दे सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, रेहड़ी पटरी दे या स्ट्रीट वेंडर्स दे, आप उसका जो है आंसर आपका यही होगा अगर वह स्वनिधि योजना से रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कितनी धनराशि का ऋण दिया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है 10,000 रुपये की धनराशि का ऋण दिया जाता है। बाद में इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, 20,000 50,000 तक कर सकते हैं 7% के ब्याज पे, बट शुरुआती जो है आपका जो है वो 10,000 से शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कितनी धनराशि का कैशबैक दिया जाता है? तो ये है आपका 100 रुपये का कैशबैक दिया जाता है। नेक्स्ट, अब पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई? तो ये योजना शुरू हुई थी आपकी 17 सितंबर 2023 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय की योजना है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। और इसमें जो है एक आपका जो है वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। एक्चुअली ये एमएसएमई मंत्रालय की योजना है। ठीक है, एमएसएमई मंत्रालय की योजना है, इसमें नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ हो गया, आप याद करेंगे एमएसएमई मंत्रालय की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये 2 बार हो गया। ठीक, पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता देना, किसानों को मशीनें और उपकरण देना, छात्रों को शिक्षा के लिए सहायता देना, महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए सहायता प्रदान करना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता देना। विश्वकर्मा भगवान के बारे में आप जानते हैं, 17 सितंबर को उनका जो है हर साल विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। तो विश्वकर्मा पूजा में क्या होता है, जो हमारे जो मैकेनिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी पूजा की जाती है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि पारंपरिक कारीगर, अगर आपको याद नहीं हो रहा है, शिल्पकार नहीं याद रहा है, तो आप ऐसे भी याद कि विश्वकर्मा जी क्या करते थे, वो शिल्पी थे, शिल्पकार किया था उन्होंने, मतलब जो भी महल वहल थे पुराने ज़माने में भगवान जी के, वो वही बनाए थे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता देना। नेक्स्ट, हाँ, अब ये थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट है, किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ? ठीक है, तो इसमें जो है ये जो 18 कैटेगरीज़ हैं, इन 18 कैटेगरीज़ को जो है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ मिलेगा। चाहे वो बढ़ई हो, कारपेंटर हो, गोल्ड स्मिथ हो, कुम्हार हो, मूर्तिकार हो, चर्मकार हो, राजमिस्त्री हो, राजमिस्त्री जो है मकान बनाते हैं, खिलौने के निर्माता हो, नाई है, हार बनाने वाले, मतलब ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों को जो है इस पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये आपकी बेसिक जानकारी के लिए बताया गया है। नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा योजना किस प्रकार की योजना है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जो है केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। मैंने पिछले भी वीडियोस में बताया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। केंद्रीय क्षेत्रक योजना और केंद्र प्रायोजित योजना में क्या डिफरेंस होता है? केंद्रीय क्षेत्रक योजना वो योजना होती है जो 100% जो है केंद्र द्वारा वित्त पोषित होती है, और केंद्र प्रायोजित योजना में क्या होता है कि राज्य और केंद्र दोनों का अपना अपना हिस्सा होता है, और वो उतना जो है उस योजना के अंदर जो है अपना बजट देते हैं। ठीक है, तो ये केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आप देख लीजिए, इसमें जो है 13,000 करोड़ का बजट दिया गया है। अगर
एग्ज़ाम में 13,000 करोड़ नहीं देता है तो फिर आपका आंसर होगा 15,000 करोड़। लेकिन अगर एग्जाम में 13,000 करोड़ दिया हुआ है तो 13,000 करोड़ भी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि पीआईबी की वेबसाइट पे 13,000 करोड़ दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखी जाएगी? तो ये आपका जो है 27-28 तक जारी रखी जाएगी। ठीक है, इसके आगे भी जारी रखी जा सकती है, लेकिन अभी जो हमारे पास डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार जो है 27-28 तक ये योजना जारी रखी जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने लाख तक की राशि ब्याज मुक्त दी जाएगी? तो आपका करेक्ट आंसर है 1 लाख तक की राशि जो है आपको ब्याज मुक्त दी जाएगी। इससे ऊपर का पैसा, ब्याज मुक्त मतलब कि कोई इंटरेस्ट इस पर चार्ज नहीं होगा। ठीक है, इससे ऊपर का पैसा जो है वो फिर आपको मिलता है 2 लाख रुपए। ठीक है, कितना मिलता है आपको? 2 लाख रुपए। कितने परसेंट पे? 5% पे। कितने परसेंट पे? फिर 5% पे आपको जो है 2 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन शुरुआती आपको प्रथम चरण जो है उसमें आपको 1 लाख रुपए जो है ब्याज मुक्त धनराशि दी जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के दूसरे चरण में किस ब्याज दर पर धनराशि दी जाएगी? तो अभी मैंने आपको बताया 5% पे दी जाएगी। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे। इम्पॉर्टेंट योजना है ये भी, इसको भी बहुत इम्पॉर्टेंट याद कर लीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो शुरू की गई थी वो 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस मंत्रालय की योजना है? तो यह वित्त मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को सब्सिडी देना, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना, गैर कृषि आधारित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करना और बेरोजगार युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देना। तो इसका राइट आंसर है गैर कृषि आधारित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस प्रकार की योजना है? तो ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना मैंने बताया कि इसमें केंद्र और राज्य का अपना हिस्सा बटा होता है और वो उतने जो है धनराशि देते हैं। तो प्रधानमंत्री योजना किस प्रकार की योजना है? तो केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कुल कितने चरण होते हैं? शुरुआत में इसमें जो है 3 चरण थे, लेकिन अभी जो है इसमें टोटल 4 चरण हैं। कौन कौन से 4 चरण हैं? शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। जब आप पहली बार मुद्रा योजना के अंदर लेने जाएंगे तो बताना पड़ेगा कि आपका जो है, जो आपका बिजनेस है वो करेंटली किस फेज़ में है। ठीक है, उसी के अनुसार आपको ऋण मिलता है। तो शिशु योजना में अगर आपका बिजनेस रहेगा, मतलब इनिशियल स्टेज में है, तो 50,000 तक की धनराशि आपको मिलेगी। फिर आप किशोर में जाएंगे तो 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक के ऋण मिलेगा। और फिर तरुण में जाएंगे तो 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए, और तरुण प्लस में जाएंगे तो 10 लाख से लेकर के 20 लाख रुपए तक के ऋण मिलते हैं। पहले जब शुरू हुआ था योजना तो 10 लाख तक का ही था, बाद में धनराशि बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया, तो वो फिर तरुण प्लस उसमें ऐड हुआ था। ठीक है, तो अगर आता है एग्जाम में कितने चरण की योजना है, तो टोटल 4 चरण की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिकवरी एजेंसी, मीडियम यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो मुद्रा का जो मतलब है वो बात हो रहा है पैसे का। पहले ये जान लीजिए कि इसको याद कैसे करना है। सबसे पहले तो ये जो आपका ऑप्शन है मीडियम यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस, मीडियम जो है ये गया। ठीक है, इसके बाद जो है सबसे रिकवरी एजेंसी होगा नहीं, रिन्यूएबल एजेंसी होगा नहीं, क्योंकि इस पर कोई एजेंसी नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या बचता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये जैसे भी आपको याद हो जाए वैसे आप याद कर लीजिए। आपको अगर एक बार में मुद्रा याद हो जाती है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है, ऐसे याद हो जा रही है, या आपको कोई ट्रिक लगानी पड़े, बट इसको याद कर लीजिएगा कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ तक मैंने आपको जानकारी दी। ठीक है, आगे जो योजनाएं हैं उनकी भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानकारी लेंगे, और श्रम सुधार से जो भी कुछ
ऐसी जो जानकारियां हैं जो 2014 के पहले की हैं उनके बारे में भी हम एक वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ ऐसा है जो मैं भूल रहा हूँ तो बिल्कुल आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में उसका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है।